हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम लोग इससे पीछे लेक्चर में हम लोग क्या देखा था, हम लोग इससे पीछे लेक्चर में पढ़े थे कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी का। 10th क्लास में भी इसे पढ़ना था, फिर यहाँ भी पढ़ना है आप लोग को, 12th में भी। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग मतलब क्यों जरूरत पड़ता है, हम लोग करते क्या है कि जैसे जो रेजिस्टेंस जो होते हैं उसके इफेक्टिव वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन किया जाता है रेजिस्टेंस का, डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस का, तो 3 तरीके से किया जा सकता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और थर्ड हम लोग कर सकते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड हो गए। हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कि सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या और इसमें क्या क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। दो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है कि जो सर्किट कनेक्टेड किया जाता है तो इस तरह से कनेक्टेड किया जाता है कि जो करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है, सभी सर्किट पर सेम करंट फ्लो हो रहा हो। जैसे ये है आपका, ये बैटरी है, आपको पता है कि ये बैटरी का क्या कहलाता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कहलाता है निगेटिव टर्मिनल। करंट का ऑलवेज कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा I, तो R1 सर्किट के पास भी I करंट ही जाएगा, R2 सर्किट के पास भी I करंट जाएगा, R3 सर्किट के पास भी I करंट जाएगा, और RN सर्किट के पास भी क्या जाएगा, I करंट जाएगा। पर जितने भी है सभी के पास क्या होगा, सेम करंट जाएगी, करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका कुछ खासियत होता है, कहता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं ना, तो उनके पर एवरी रेजिस्टेंस को देखो आप, तो सभी रेजिस्टेंस को क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा एंड वोल्टेज डिफरेंट होगा। जैसे R1 सर्किट है आपको, तो R1 के पास क्या होगा, वोल्टेज V1 होगा, R2 के पास वोल्टेज क्या होगा, तो V2 होगा, R3 के पास वोल्टेज क्या होगा, V3 होगा। इस तरह से Rn के पास वोल्टेज क्या होगा, तो Vn होगा। इस सभी के वोल्टेज क्या होंगे, डिफरेंट वोल्टेज होंगे। नेक्स्ट भी बात क्या है कि ये जो कनेक्शन होता है इसमें, अगर कोई एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में फॉल्ट आ जाए तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं मतलब टर्न ऑन कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं रहेगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पहले क्या होता था कि पुराने ज़माने के टाइम में, मतलब आज से 5 साल 7 साल पहले जाओ तो एक लरी वाला लाइट लगाया जाता था। इस तरह से लरी वाला लाइट लगाया जाता था, उसमें बहुत सारा बल्ब होते थे, बहुत सारा। तो होता क्या था ना कि ये लरी वाला बल्ब लाइट है लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, कोई एक बल्ब फ्यूज कर गया या एक बल्ब किसी कारण से बर्न नहीं कर रहा है, तो होता क्या था, वो पूरा लरी का लाइट ही नहीं बर्न करता था, सारे के सारे ऑफ हो जाते थे। ये चीज़ होता था। इसका मतलब वो सारे क्या कनेक्शन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते थे, क्योंकि एक में भी डिफॉल्ट हुआ कोई भी काम नहीं करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन भी ये होता है। नेक्स्ट बात क्या है आपका, देखो नेक्स्ट बात है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं सभी के सभी सिंगल स्विच से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो हम लोग क्या किए हैं, घर में कनेक्शन दिया है बल्ब का, फैन का, चाहे किसी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का कनेक्शन दिया है हम लोग, तो ये सारे के सारे कनेक्शन क्या होते हैं, आपको सिंगल स्विच से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए इसमें एनर्जी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। मान लो सपोज दैट हमें सिर्फ फैन चलाना है, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के क्या करना है, चालू नहीं रखना है, बट सब सिंगल स्विच से कनेक्टेड है, तो सारे काम करेंगे और हमें तो एक का काम है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है, ज़्यादा वेस्टेज भी होता है। नेक्स्ट अब क्या है कि जो करंट इसमें पास हो रहा है उसके लिए कोई अल्टरनेटिव पाथ मौजूद नहीं होगा, बस सभी के पास सेम करंट, वही करंट जाएगा, अलग से कोई पाथ मौजूद अवेलेबल नहीं होगा इसके पास। एट लास्ट
कहता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है आपका, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं या बोलो टोटल रेजिस्टेंस होंगे या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होंगे, वो क्या होते हैं, सभी रजिस्टर्स के इंडिविजुअल सम के इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे इसका आर इक्विवेलेंट हम निकाले या टोटल रेजिस्टेंस निकाले हम, क्या आएगा, तो क्या होगा, R1 R2 R3 सबके सम के इक्वल होगा। कैसे होगा सम के इक्वल, इसे प्रूफ करके भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि देखो, ये देखिए आप लोग क्या जाने भी, हम बताए आपको कि जो इस सर्किट है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंट होता है, यानी वोल्टेज डिफरेंट होता है। ये मेन सोर्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn तक, इस तरह से लिखा जा सकता है आपको। अब यहाँ पर हम क्या करें, ओम्स लॉ लगा दे, अगर जैसे V क्या है, रिजल्टेंट है आपको, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर I इंटू R, तो I इंटू R टोटल, V1 के लिए क्या होगा I इंटू R1, V2 के लिए I इंटू R2, V3 के लिए I इंटू R3, इस तरह से Vn के लिए क्या होगा, I इंटू Rn होगा। ये चीज होगा आपको। अब देखो इस सब जगह हाई करंट ही रहा, इसलिए कि यहाँ पर करंट के लिए कोई अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल नहीं है, इसके चलते सबके साथ सेम करंट पास हो रहा है। अगर हम आई को कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, आई आपको कैंसिल हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा आपको। अब आई से आई कैसे होते हैं, आर टोटल आपको क्या आ गया, इंडिविजुअल के सम के इक्वल आ गया आपको। अब कितने भी रहेंगे ये रजिस्टर, सभी को जोड़ देना है, सीधा सीधी सम कर देना है, और क्या होगा, आर इक्विवेलेंट कहलाएगा या तो आर टोटल कहलाएगा ये। अब इसमें भी कुछ केसेस होते हैं, उन केसों पर हम लोग बात करते हैं इसको इरेज करने के बाद। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। अब तक हम लोग क्या पढ़े, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रजिस्टर्स निकालते हैं तो क्या होता है, वह इंडिविजुअल ऑल रजिस्टर के सम के इक्वल होता है। हमने लिख दिया इक्विवेलेंट रजिस्टर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, टोटल के सम के बराबर होता है। यहां तक हमने देख लिया था। अगर आप देखो, अगर रजिस्टर n तक है तो क्या करेंगे हम लोग, n तक जोड़ेंगे, R1 R2 R3 Rn तक ऐड कर देंगे। अब सोचो आप कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर सम आ रहा है वह n तक ना हो, क्या हो, 3 रजिस्टर्स। जब 3 रजिस्टर्स होगा, 3 रजिस्टर्स के केस में क्या आएगा, 3 रजिस्टर्स के केस में R इक्विवेलेंट आपको आएगा R1 R2 R3, इस तरह से आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये 3 रजिस्टर्स का वैल्यू क्या हो जाए, सारा इक्वल हो जाए, रजिस्टर्स वैल्यू R1 R2 के बराबर हो, R2 R3 के बराबर हो, सब आपस में इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में R इक्विवेलेंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू R। अगर 4 रजिस्टर्स रहेगा तो इसको 4 तक लिखेंगे, तो 4 इक्वल है तो फिर क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट 4 इंटू R, ये लिखेंगे। उसी तरह से हमने क्या किया कि लिख दिया कि अगर n तक है, कि जितने रजिस्टर्स है सब क्या है, n तक कंबाइंड किए हुए हैं और सभी रजिस्टर्स में वैल्यू जो है आपस में इक्वल है, तब क्या होगा, n। If all registers have equal resistors, then R equivalent NR के इक्वल आएगा। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आपको। अब बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रजिस्टर्स को हम लोग कनेक्टेड करते हैं तो इस तरह से कनेक्टेड करते हैं कि जो वोल्टेज हो ऑल रजिस्टर्स के पास इक्वल हो।
दैट मीन्स जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो सब 2 पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि देखिए ये फिगर को, इसमें R1 R2 R3 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो ये 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, सबके सब क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से अटैच। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अगर डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सर्किट को हम लोग पैरेलल तब कहेंगे जब क्या हो, जो वोल्टेज होगा इस रजिस्टर्स के अक्रॉस वो सेम होगा, यानी जितना वोल्टेज R1 के पास होगा उतना ही वोल्टेज R2 के पास होगा, और ठीक उतना ही वोल्टेज क्या रहेगा आपको R3 के पास रहेगा। तो इस रजिस्टर के पास वोल्टेज सेम होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये 3 रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके हमने दिखा दिया। ठीक उसी तरह देखो ये 2 रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके दिखा दिया। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर बन सकते हैं, लेकिन सारे रजिस्टर्स के पास जो वोल्टेज होंगे वो सेम होंगे। एक बात और है कि ये जो रजिस्टर है जिनके पास वोल्टेज सेम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब आप इनको इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराइएगा तो ये करंट क्या होगा ना, प्रत्येक रजिस्टर्स के पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। मतलब जो करंट पास होगा आपका, उसके लिए क्या होता है कि अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल होता है। आई करंट यहां तक गया आपको, अब ये आई करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। R1 के पास I1 करंट जाएगा, R2 के पास I2 करंट जाएगा, R3 के पास आपको I3 करंट जाएगा। इस तरह से करंट क्या हो जाएगा, सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये हम लोग कह सकते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट के लिए क्या होता है, अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल होता है। दैट मींस जो करंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये जो कनेक्शन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का कनेक्शन, उसको हम लोग इजीली से डिस्कनेक्टेड भी कर सकते हैं। चाहे कोई अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जोड़ना हो इजीली से जोड़ भी सकते हैं, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं किया जा सकता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि जितने भी रजिस्टर्स होते हैं सब सिंगल सीरीज से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम डिस्कनेक्टेड किसी को करना चाहेंगे तो सारे के सारे डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, करंट किसी में पास नहीं होगा। ये पैरेलल का डिमेरिट हो जाता है। तो सीरीज में क्या होगा कि हम किसी भी इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इजीली से कनेक्टेड कर सकते हैं, किसी को इजीली से डिस्कनेक्टेड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकुलर रजिस्टर्स होते हैं उनके पास पार्टिकुलर स्विच होता है। तो क्या है कि अगर सीरीज जो आपको कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए तब क्या बताया इसके कि वोल्टेज सबका क्या होगा, सेम होगा। इसको हमने थर्ड पार्ट लिख दिया कि जो वोल्टेज सबका क्या होगा, सेम होगा। जितना से सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या कहते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाले थे। ठीक उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर आर इक्विवेलेंट हम निकाल लें तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, सबका इंडिविजुअल सब पे बराबर था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं सबके रेसिप्रोकल के इंडिविजुअल सम के इक्वल होते हैं, रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 1/R2 इस तरह से 1/Rn तक होगा, रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये जो रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है, अगर मान लो सपोज करके 3 रजिस्टर्स रहता, n रजिस्टर से 10 तक हो गया आपको, 3 रजिस्टर्स रहता तो क्या होता आपको 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कुछ इस तरह से होता अगर ये रजिस्टर 3 रहता तो। सपोज दैट अगर ये सारे के सारे आपस में इक्वल होते, यानी R1 R2 के इक्वल, R2 R3 के इक्वल होते, तब ऐसी स्थिति में जो R इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट में जो रेसिप्रोकल आएगा वो क्या आएगा, जब सारे इक्वल हो जाएंगे तो 1/R इक्विवेलेंट, तो जो R1 R2 R3 तीनों इक्वल है तो क्या होगा आपको 3/R होगा। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा, यानी R इक्विवेलेंट बराबर आपको आएगा R/3, ये आएगा आपको। ठीक उसी तरह से क्या है कि अगर ये n तक कनेक्टेड है और सब आइडेंटिकल हो जाए तब क्या होगा R/n
n हो जाएगा आपका। इसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आएगा इसे। और नेक्स्ट बात करें, इसमें क्या होता है कि सपोज दैट जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें कोई भी एक सिंगल सर्किट, सिंगल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट जो है वर्किंग अपना रोक दे, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्किंग अपना रोक देता है, तो ऐसा नहीं सबका वर्किंग रुक जाएगा, अदर्स का वर्किंग चालू रहेगा, सबका नहीं रुकेगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, अगर कोई भी एक वर्किंग अपना रोकता था तो सारे में वर्किंग रुक जाते थे। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैरेलल क्या होता है, सब पर्टिकुलर स्विच से कनेक्टेड होते हैं, इसके चलते एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के वर्किंग रुकने के चलते सारे में वर्किंग नहीं रुकते हैं आपको। चलो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं हम आपको कि 1/R इक्वल 1/R1 1/R2 1/Rn के इक्वल कैसे होगा, इसे प्रूफ करके दिखाते हैं। करने के बाद